सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जो भी बोल रहे हैं सभी अपने आप को म्यूट कर लीजिए। देखो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी शुरुआत माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसने 23 सितंबर 2018 को झारखंड से ये स्कीम की शुरुआत की थी। आयुष्मान भारत प्रोजेक्ट के 2 मॉड्यूल हैं, एक पीएमजेवाई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इसके 2 मॉड्यूल है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख तक का किसी भी परिवार को, जो इसके लाभार्थी है, उसको पूरे परिवार को ये लाभ मिलता है। परिवार की कोई सीमा नहीं है, वो उस परिवार में 5 सदस्य भी हो सकते हैं, 1 सदस्य भी हो सकते हैं या 15 सदस्य भी हो सकते हैं। सभी का ये कार्ड बनेगा। जैसे सभी का आधार कार्ड बनता है, ऐसे ही सभी का आयुष्मान कार्ड बनेगा। एक बात कृपया ध्यान दीजिए, पहले सरकार ने इसका नाम गोल्डन कार्ड रखा था, लेकिन अभी रिसेंटली इसका नाम चेंज कर दिया गया। अब सिर्फ इसका एक ही नाम है, वो सिर्फ आयुष्मान कार्ड है। आयुष्मान कार्ड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये म्यूट कर लीजिए, बीच में परेशानी हो रही है। सबसे पहले तो क्यों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई, ये म्यूट कर लीजिए, जो भी ये आपने नहीं म्यूट कर रहे हैं। हेलो, कृपया ये जो बोल रहे हैं ना, ये अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 5 ऐसे अभी भी है जो नहीं म्यूट कर पा रहे अपने आप को। आप अपनी तरफ से म्यूट ऑल कर दीजिए ना, आपके एंड से हो जाएगा तो सब म्यूट हो जाएंगे फिर। अब सभी को मैंने म्यूट कर दिया है। ठीक है, देखो, सबसे पहले तो आयुष्मान भारत योजना की सरकार को जरूरत क्यों पड़ी, क्यों आयुष्मान भारत योजना को लेके आया? क्योंकि ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, NSSO जो है, उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी सबमिट की थी। उन्होंने कहा कि 85.9% रूरल फैमिली और 82% अर्बन फैमिली ऐसी है जो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह को एक्सेस नहीं करती। और उसके बाद 24% फैमिलियां जो रूरल में हो और 18% फैमिली जो अर्बन में है, वो ऐसे हैं उनको कोई भी परिवार में किसी भी सदस्यों को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए वो खर्च जो भी है वो उधार लेके या ब्याज पे पैसे लेके चुकाते हैं, जिसकी वजह से लोगों का जो लिविंग मतलब गरीब परिवार जो है और गरीब होता जा रहा है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। आयुष्मान भारत योजना के कुछ फीचर ऐसे हैं कि ये 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस पर एनुअल पूरी फैमिली के मेंबर्स को प्रोवाइड करवाता है। सभी फैमिली के लिए 5 लाख का, जो भी इसके लाभार्थी है, लाभार्थी परिवार है, उस फैमिली में चाहे वो 5 मेंबर हो चाहे वो 10 मेंबर हो, सभी के लिए 5 लाख तक का फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस है। 10 करोड़ पूरे ओवरऑल इंडिया के अंदर 10 करोड़ सरकार ने मतलब फैमिलियों को रखा था इसमें, लेकिन अभी तो बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि स्टेट को फ्लेक्सिबिलिटी दी थी इन्होंने
कि वो बेनिफिशियरियों की सूची को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। ये पोर्टेबल एक स्कीम है, पूरे के पूरे अक्रॉस इंडिया के अंदर कहीं पर भी जहाँ आयुष्मान पैनल हॉस्पिटल में आप इलाज ले सकते हो या कार्ड बनवा सकते हो। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये इंटाइटल बेस्ड स्कीम है, ना कि रजिस्ट्रेशन बेस्ड स्कीम। इसमें किसी भी कोई भी बेनिफिशियरी अपना रजिस्टर करवा के इसका लाभ नहीं ले सकता, क्योंकि इसमें जो नाम आते हैं वो पहले से ही डिसाइड किए हुए हैं। फिलहाल जो इसके बेनिफिशियरी है वो 2011 की जो लास्ट जनगणना हुई थी, उस जनगणना के बेस पे एक सैक डाटा तैयार किया गया था, जिसको सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस बोलते हैं। उसके अंदर जितने भी बेनिफिशियरी थे उनको सारे के सारे को आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी घोषित कर दिया गया था। उसके बाद ये हमारा बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, उसका प्रोसेस है। देखिए हमारे पास आयुष्मान भारत योजना में अलग अलग सॉफ्टवेयर है, TMS, BIS स्पोर्ट्स का है और NTMS है ये, ठीक है, और वेबसाइट वगैरह के जो C-ग्राम पोर्टल होते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे BIS पे, क्योंकि आप लोग जो आयुष्मान कार्ड जनरेट करते हैं वो BIS पोर्टल के माध्यम से ही जनरेट करते हैं। BIS पोर्टल एक तरह का सर्च इंजन होता है जो अलग अलग डाटाबेस से कनेक्ट होता है। ये जैसे इसमें भी दिखाया गया है, जैसे SCCC डाटाबेस से या RSBY से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से, ADCD से, एडिशनल डाटा कलेक्शन ड्राइव से, या स्टेट हेल्थ स्कीम कोई भी है उसके डाटाबेस से ये कनेक्ट होता है। वहां से इंफॉर्मेशन लेके ये आगे प्रोसेस करता है। सपोज कीजिए कोई भी पोटेंशियल PMJY बेनिफिशियरी आया या कोई भी आदमी आया है, वो जानना चाहता है वो आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी है या नहीं है। अगर उसके पास PM लेटर है, ये CM लेटर है, जो मतलब वो करते हैं, प्रमाणता देते हैं कि ये आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी है, तो वो तो डायरेक्ट प्रोसेस करके उसका कार्ड बना देगा। लेकिन अगर उसको नहीं पता, ना उसके घर PM लेटर पहुंचा, ना उसके घर CM लेटर पहुंचा, तो वो राशन कार्ड से, मोबाइल नंबर से या फिर SCCC में उससे नाम टाइप करके हम चेक करेंगे कि लाभार्थी है या नहीं है। जब आप इस तरीके से चेक करते हो, मोबाइल नंबर आपने डाल के सर्च किया तो वो सर्च करके आएगा। ठीक है, ये जो अलग अलग डाटाबेस है उनसे ये चेक करके आएगा। जैसे SCCC का डाटाबेस है उससे चेक करेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का डाटाबेस है उससे चेक करेगा। उससे चेक करके अगर उस डाटाबेस के अंदर उस बेनिफिशियरी का डाटा अवेलेबल है तो आपके BIS पोर्टल पे वो शो कर जाएगा और उसके बाद आप उसकी KYC करवाओगे। अगर वो नहीं है तो वो नहीं शो करेगा और ना ही आप उसका कार्ड बना पाओगे। ये अलग अलग बेनिफिशियरियों की अलग अलग मतलब अलग अलग डाटाबेस इसके साथ कनेक्ट है और अलग अलग डाटाबेस इसके साथ कनेक्ट है। उस डाटाबेस में अगर यूजर का डाटा अवेलेबल है तो कार्ड बनेगा, अगर अवेलेबल नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूँ ये इंटाइटल बेस्ड स्कीम है, रजिस्ट्रेशन बेस्ड स्कीम नहीं है। आप इसमें कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन करके उसमें मान लीजिए उसका कार्ड नहीं बना सकते। अगर कोई भी परिवार का नाम आयुष्मान भारत योजना में आया हुआ है, सिर्फ उसका कार्ड बनेगा। या कोई ऐसा परिवार है जिसका आयुष्मान भारत योजना में की लाभार्थी सूची में नाम नहीं है तो उसका कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, अगर उसका आपके सामने शो हुई, उसके बाद आप उसका आधार KYC करवाते हो, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करवाते हो, उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है, उसका OTP वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के टाइम हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेल्फ, फैमिली और अदर्स। सेल्फ के अंदर OTP जनरेट होता है और बाकी 2 ऑप्शन के अंदर OTP नहीं आता और डायरेक्टली प्रोसीड हो जाता है। अगर फैमिली का मुखिया का सेल्फ करके OTP जनरेट कर दिया है और वेरीफाई कर दिया है आपने तो बहुत सही है, सभी का OTP वेरीफाई कीजिए।
क्योंकि बाद में क्लेम लेते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसका क्लेम प्रोसेस नहीं हो पाता, या फिर टीएमएस में रजिस्ट्रेशन के टाइम भी ओटीपी आता है। अगर वो मोबाइल नंबर उनका आपने प्रॉपर वेरीफाई नहीं किया तो उसको क्लेम लेने में प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज सभी उसका ओटीपी वेरीफाई जरूर कीजिए। उसके बाद जैसे आप रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो रिक्वेस्ट वो सबसे पहले स्टेट अप्रूवर के पास जाएगी, आईएसए जिसको बोलता है। अगर प्रॉपर सारी के सारी डिटेल जो आपके उसकी बेनिफिशियरी की एससीसीसी से मैच कर रही है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए उसके अनुसार, तो वो उसको तुरंत अप्रूव कर देगा। अगर नहीं कर रही है तो वो दो ऑप्शन होते हैं जो स्टेट अप्रूवर के पास है, एक तो उसको रिजेक्ट करेगा या फिर उसको रिकमेंड करेगा अप्रूव के लिए एसएचए को, स्टेट एसएचए को। फिर उसके बाद वो अगर वो उसने स्टेट एसएचए को रिकमेंड कर दिया अप्रूव के लिए तो वो स्टेट के पास जाएगी, स्टेट फिर कम्युनिकेट करेगा अपने अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज है, जैसे हम हैं, या फिर मान ले क्रॉस चेक करेगा। मोस्टली जो स्टेट एसएचए पे केस जाते हैं वो मिस्टेक केस जाते हैं, या वो नाम मिस्टेक हो सकता है, या फिर वो जेंडर मिस्टेक केस हो सकता है, या फिर वो उसका एड्रेस मिस्टेक हो सकता है। इस तरह की केस एसएचए के पास जाते हैं। एक एसएचए उसकी रिकमेंडेशन को देखता है, अगर उसको प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर रिकमेंडेशन मिल जाती है तो उसको अप्रूव करता है, वरना फिर वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ये पूरा के पूरा प्रोसेस आपका बीएईएस का होता है। जो भी पार्टिसिपेंट हैंड राइज कर रहे हैं, बाद में मैं सभी की क्वेरी लूंगा, अभी सिर्फ एक बार सुन लीजिए सारे के सारे। उसके बाद अगर पानीपत डिस्ट्रिक्ट का बात करें तो पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिलहाल 1 लाख, ये 15 जनवरी तक का अपडेटेड डाटा है, लेकिन आज की बात करें तो आज की डेट में जो गोल्डन कार्ड जनरेट हो चुके हैं 1,11,662 गोल्डन कार्ड मतलब पानीपत में जनरेट हो चुके हैं। अगर बेनिफिशियरियों की बात करें तो पानीपत के अंदर जो बेनिफिशियरी है, अर्बन में 37,892 परिवार है और रूरल में 37,500 परिवार है। दोनों को मिलाकर पूरे पानीपत में 75,392 परिवार है जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी है, जिनके गोल्डन कार्ड 3,71,889 कार्ड बनने हैं। हमने पीछे एक सर्वे किया था अपने आशा वर्कर के द्वारा और हमें पाया कि 20,195 ऐसे परिवार है जो माइग्रेट पॉपुलेशन थी, जो अपनी जगह पे नहीं रहते। तो हमने ये अपने टारगेट से रिमूव कर दिया था। 20,195 परिवारों को लगभग 1 लाख के आसपास कार्ड हमने अपने टारगेट से निकाले थे। तो हमने कहा था कि 2,70,000 कुछ समथिंग कार्ड हमने बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो पीएम लेटर आए थे, पीएम लेटर मतलब मोदी की चिट्ठी जो बोलते हैं, वो 39,974 आए थे। देखिए ये पॉइंट आना है कि गोल्डन कार्ड क्यों नहीं बने अभी तक, वो सबसे बड़ा रीजन यही रहा कि हमारे पास 75,392 परिवार थे, लेकिन पीएम लेटर हमारे 39,094 ही मिले हैं। पीएम लेटर जो थे हमारे पास, वो हमें सिर्फ 39,974 ही मिले हैं और परिवार हमारे पास 75,992 थे। तो यानी कि सभी को ये पीएम लेटर प्रॉपर नहीं पहुंचे हैं। और दूसरा अर्बन में जो थे बेनिफिशियरी और 37,892 अर्बन में थे, मतलब रूरल से ज्यादा। लेकिन अर्बन में जो पीएम लेटर गए हैं वो 12,829 गए हैं, जिनमें से बहुत सारे डिलीवर ही नहीं हुए हैं। तो एक एक गली में अगर 10 परिवार आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी थे, 3 के घर अगर पीएम लेटर पहुंचा तो 7, वो 3 सोचते हैं हम बेनिफिशियरी है, हमने कार्ड बनवा लिया, लेकिन 7 के घर पीएम लेटर नहीं पहुंच पाया तो 7 ने कार्ड नहीं बनवाया। वो सोच रहे हैं कि हम आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में वो लाभार्थी है, उनका कार्ड बनेगा। पीएम लेटर की जगह वो राशन कार्ड से उनका मतलब कार्ड बनेगा। अभी आशा वर्कर के थ्रू हम घर घर जो आयुष्मान आपके द्वार फगवाड़ा चला हुआ है 1 मार्च से 15 मार्च तक, उसमें हम आशा वर्कर के
घर घर जाके उनको आशा वर्कर जागरूक कर रही है कि वो नजदीकी CSC सेंटर पे जाए और अपना आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाए। उसके बाद ये कुछ मुख्य गांव है, पीछे हमने हाईलाइट किए थे, खेड़ी, नागल और राणा माजरा, सिवा, काबड़ी, इसराना, बराना, मतलोडा, डैर, ऊजा। ये हाईलाइटेड गांव है जिसमें सबसे ज्यादा गोल्डन कार्ड बनने बाकी है। पीछे हमारी बात हुई थी जैसे राणा माजरा में का जो है, राणा माजरा से 2011 के बाद कुछ 2 गांव अलग हुए हैं। उन 2 गांव में एक साइड जलालपुर है, एक और गांव है। उनके बेनिफिशियरियों की लिस्ट भी राणा माजरा की लिस्ट में मिलेगी। ऐसे ही ये नागल खेड़ी है, नागल खेड़ी का जो कुछ बेनिफिशियरी है वो विकास नगर में मर्ज हो गए हैं। तो नागल खेड़ी के या जो विकास नगर के बेनिफिशियरियों की लिस्ट है वो नागल खेड़ी गांव में मिलेगी। तो इस तरह से आपने कम्युनिकेट करना पड़ेगा फील्ड में, तब जाके ये पेडेंसी क्लियर होगी। ठीक है। उसके बाद ये अर्बन में कचरौली गांव, कचरौली है जो 66 परिवार उसमें है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के उगरा खेड़ी के अंदर 666 है, शिमला मोलोना में 69 है, तो सराई बेचारा में ये 31 है, सुमालखा के अंदर 1044 फैमिली है। ये परिवार कुछ पेंडिंग है जो आयुष्मान के जिनके गोल्डन कार्ड बनाए जाने हैं। पेंडिंग PMJY फैमिली अर्बन में बहुत ज्यादा है, रूरल में 16,000, मतलब रूरल में तकरीबन हम 50% से भी ज्यादा का आयुष्मान गोल्डन कार्ड बना पाए हैं। लेकिन अर्बन में हमें बहुत काम करना है, अर्बन में बहुत सारे पेंडिंग है जिनके अभी हमें गोल्डन कार्ड बनवाने हैं। देखिए ये इम्पोर्टेंट, इस पे ध्यान देना कि क्यों गोल्डन कार्ड बनाने की रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जाती है। सबसे पहले तो SCCC डाटाबेस से डिटेल मैच ना होना। देखो कोई भी लाभार्थी परिवार हमारे पास आता है तो उसकी जो 5 तरह की डिटेल हमारे सामने शो होके आती है BIS पोर्टल पे। सबसे पहले तो उसका नेम, दूसरा उसकी एज, तीसरा उसका जेंडर, चौथा उसका फादर नेम, फिर उसका मदर नेम। उसके बाद अगर स्पाउस का नेम दिया है तो ठीक है, उसके बाद उसका कंप्लीट एड्रेस। ये चीजें हमें डाटाबेस से मैच होती है। जब आप BIS पोर्टल पे किसी की कोलैक्ट KYC करके रिक्वेस्ट जनरेट करते हो तो वहां पर SHA में ये सारे की सारी डिटेल आपस में क्रॉस चेक करके देखी जाती है कि वो प्रॉपर मैच कर रही है नहीं। उसके बाद इसको अप्रूव या रिजेक्ट करते हैं। कई बार सिर्फ हम नाम चेक कर लेते हैं, उसकी एज में बहुत ज्यादा फर्क होता है, मेल की जगह वो फीमेल आया होता है, या फिर उसके फादर नेम या मदर नेम इन दोनों में गड़बड़ होती है। हम सोचते हैं कि हमने तो ठीक बनाया, लेकिन वाकई में वो ठीक नहीं बनता कार्ड। वो डिटेल जब मैच करते हैं तो वो डिटेल मैच ना होने के कारण आपका गोल्डन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है। कोई भी बेनिफिशियरी आपके पास आए, सबसे पहले तो यही चेक कर लीजिए कि वाकई में उसकी जो डिटेल है वो मैच हो रही है या नहीं मैच हो रही है। अगर नहीं मैच हो रही है तो उसका मिस्टेक फॉर्म भरिए, सरपंच से या फिर कंसर्न जो अथॉरिटी है उससे अटेस्टेड करवाइए और उसके बाद उसको अपलोड कीजिए। आपका 100% आयुष्मान कार्ड अप्रूव होगा। और अगर ऐसा नहीं करते और मिस्टेक है उसके नाम में, जेंडर में या एज में, फिर वो रिजेक्ट होगा। उसके बाद PM लेटर और CM लेटर का सही तरीके से अपलोड ना करना। आप PM लेटर या CM लेटर को सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते। कई बार हम दूर से फोटो खींच के, कई बार हम पूरे के पूरे PM लेटर को अपलोड कर देते हैं जो A4 साइज का हमारे पास आया हुआ है। हमें सिर्फ इतने PM लेटर की जरूरत है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सिर्फ इतने PM लेटर की जरूरत है। इसी एरिया को स्कैन करके अपलोड कीजिए। और उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बार कोड मैंने हाईलाइट किया हुआ है अपनी PPT में, ये बार कोड उस PM लेटर में बिल्कुल ऐसे के ऐसा होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए ये, और ना ही मतलब ये हाफ होना चाहिए।
ये पूरा के पूरा, क्योंकि अप्रूव करने से पहले एक बार बार कोड को हम स्कैन करके देखते हैं कि ये बार कोड वाकई ये पीएम लेटर वैलिड है या नहीं है। अगर बार कोड आपके पीएम लेटर पे नहीं है तो ये बार कोड करने में स्कैन करने में हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम उसका कार्ड रिजेक्ट करेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे। उसके बाद राशन कार्ड अपलोड करते हो जब आप, तो राशन कार्ड पे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप ना होना। देखो जो हमारे ये ऑनलाइन जो इनको जो राशन कार्ड बोलते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है, ये मोस्टली 90% राशन कार्ड पे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप नहीं होती। और मेरी सभी से अनुरोध है कि अगर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप नहीं है तो आप उसकी रिक्वेस्ट जनरेट मत कीजिए BIS पे, वरना वो कार्ड रिजेक्ट होगा। क्योंकि पीछे बहुत सारे फ्रॉड हुए हैं, करनाल में भी पकड़ा गया है फ्रॉड, नारनौल में भी पकड़ा गया था, पीछे हिसार में भी पकड़ा गया था कि अगर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप नहीं है तो उसमें फोटोशॉप करके कुछ भी ऐड या डिलीट किया जा सकता है। तो आप मेक श्योर कि सारे के सारे राशन कार्ड पर फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप हो, तभी आप उसकी रिक्वेस्ट को जनरेट कीजिए। अगर नहीं है या तो उसका पुराना राशन कार्ड अपलोड कर दीजिए जिसपे फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप है, या फिर उसको बोलिए कि वो जाए और डिपार्टमेंट से फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की स्टैंप को लगवा के आए। उसके बाद अगला है डॉक्यूमेंट्स का सही अपलोड ना होना, मतलब नोट रीडेबल या नोट विजिबल। आप कई बार क्या है कि बहुत ही लो क्वालिटी के डॉक्यूमेंट्स आप उसमें अपलोड कर देते हैं। हमें जो है 200 KB तक का मतलब स्पेस मिलता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। तो आप मेक श्योर जो आप अपलोड कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार खुद चेक कर लीजिए कि वो रीडेबल है या नहीं है। अगर वो रीडेबल नहीं है तो मत अपलोड कीजिए, दोबारा उसको स्कैन कर लीजिए। अगर वो रीडेबल है तभी उसको अपलोड कीजिए ताकि सामने वाला उसको पढ़ सके। दूसरा, फैमिली डॉक्यूमेंट्स का ना अपलोड होना। कई बार हम फैमिली डॉक्यूमेंट्स का देखिए ध्यान से सुनिए, फैमिली डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ 2 चीजें ही हम कंसीडर करते हैं, एक राशन कार्ड और दूसरा पीएम लेटर। दोबारा से, एक राशन कार्ड और दूसरा पीएम लेटर। कई बार आप उसमें आधार कार्ड या फैमिली ID वगैरह या फिर उसका एफिडेविट वगैरह ये चीजें अपलोड कर देते हैं तो वो कार्ड अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट होगा। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट्स, फैमिली डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ राशन कार्ड और ही पीएम लेटर या सीएम लेटर को ही हम कंसीडर करते हैं। तीसरा मेन पॉइंट कि 2011 में फैमिली एक थी, लेकिन अभी 2 या 3 भागों में वो फैमिली विभाजित हो गई है। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में क्या है, या तो आप उनके डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर लीजिए, अगर वो रीडेबल है उसको अपलोड कर दीजिए, वरना आप एक मेल कीजिए हमें अपनी जो आयुष्मान की ID हमने शेयर की हुई है, बाद में भी मैं शेयर कर दूंगा, ayushman.panipat@gmail.com, ayushmanbharat.panipat@gmail.com। और उस ईमेल ID में प्रॉपर मेंशन हो सारी के सारी डिटेल। ये नहीं कि आप उसके डॉक्यूमेंट्स लगाओ और सिर्फ एक कमेंट डालो कि इसका कार्ड अप्रूव कर दो। नहीं, प्रॉपर एक्सप्लेन करो केस का कि सर ये केस था, इसके इतने मतलब 2011 में ये ज्वाइंट फैमिली थी, अब ये 4 या 3 या 2 भागों में विभाजित हो गई है, इनके दोनों भागों के ये राशन कार्ड है, कृपया इसका गोल्डन कार्ड अप्रूव करवा दीजिए या कर दीजिए, तभी वो अप्रूव होगा। वरना आप बहुत सारी मेल हमारे पास ये आती है, VLE को मेल नहीं प्रॉपर लिखनी आती कुछ VLE को, कि वो सिर्फ एक कमेंट डाल के भेजते हैं कि इसका कार्ड अप्रूव कर दो जी। बहुत सारी, मैं अभी आपके स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा 1-2 मेल को। तो ऐसे नहीं होता, आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन करके भेजिए मेल को। लेकिन कुछ मेल ऐसी भी आती है, बहुत ही अच्छी मेल आती है, हमें VLE से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो सारे के सारा एक्सप्लेन कर देता है उसमें और वो तुरंत अप्रूव भी हो जाता है। उसके बाद ये देखिए, जैसे मैं कहता हूँ लास्ट में हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के, फ्रंट और बैक। फ्रंट में आप राशन कार्ड को मर्ज करके अपलोड कर दीजिए, और जो बैक है, बैक में आप उसका जो करेक्शन लेटर है जो सरपंच से या फिर तहसीलदार से या फिर आपके मेडिकल अधिकारी से आपने वो करवाया हुआ है अटेस्टेड, तो वो अपलोड कीजिए बैक में, तब आपका तुरंत अप्रूव होगा।
देखिए दोबारा फ्रंट में आप राशन कार्ड को फ्रंट और बैक दोनों को मर्ज कर लीजिए। सेकंड में करेक्शन लेटर है उसको अच्छे से स्कैन करके अपलोड कर दीजिए, रिक्वेस्ट जनरेट करोगे तो आपका ये अप्रूव हो जाएगा उसी टाइम। उसके बाद देखो आयुष्मान भारत योजना का आप सभी को पता है कि सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और लोगों को बहुत ज्यादा इसका फायदा हो रहा है। बहुत सारे परिवार जो है इसका फायदा उठा रहे हैं। बड़ी से बड़ी जैसी बीमारियां हैं, जैसे गरीब आदमी पहले इलाज के कारण मर जाता था, लेकिन अब पेसमेकर सर्जरी होगी, जो प्लास्टिक होगी, या फिर कैंसर की बीमारी का इलाज हो गया, या फिर जितनी बड़ी बड़ी बीमारियां वो सारी की सारी आयुष्मान भारत योजना में कवर होती है और लोगों की जान बचती है। और लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार होते हैं आयुष्मान भारत योजना का कि आयुष्मान भारत योजना की वजह से उनकी जान बच पाई है। और दूसरा आयुष्मान भारत योजना के अंदर 1410 टोटल पैकेज है और कुछ ऐसे पैकेज भी है सर्जिकल जो इनमें 1410 में नहीं आते, तो हम उसको अनस्पेसिफाई में भी डाल सकते हैं। देखिए आयुष्मान भारत योजना में 2 तरह के पैकेज होते हैं, ये भी पॉइंट आप क्लियर कर लीजिए क्योंकि सभी वीएलई साहिबान जुड़े हुए हैं, उनको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि 2 तरह के पैकेज आयुष्मान भारत योजना में होते हैं, एक ओपन और दूसरा गवर्नमेंट रिजर्व। ओपन पैकेज को गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल दोनों कर पाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिजर्व जो पैकेज होता है उसको सिर्फ के सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही कर पाते हैं। अगर किसी भी बेनिफिशियरी को या मरीज को कोई भी प्राइवेट अस्पताल ये बोलता है कि ये जो पैकेज है ये गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज है, इसको हम नहीं कर पाएंगे, तो आप वो बेनिफिशियरी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकता है। क्योंकि कई बार बेनिफिशियरी प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ झगड़ा करते हैं कि हमारा कीजिए, आपको आयुष्मान में है तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिजर्व पैकेज है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्लेम जो हम अपनी डिस्ट्रिक्ट में पानीपत में अभी तक राइज कर चुके हैं, टोटल 8849 मतलब मरीज है जो 9 लाख के आसपास का, मतलब 9 करोड़ के आसपास का इलाज ले चुके हैं। और सिविल हॉस्पिटल में भी काफी लोगों ने इलाज करवाया और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काफी लोगों ने इलाज करवाया। तो आप आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बना रहे हो तो एक बात कृपया ध्यान रखिए कि आयुष्मान भारत योजना का जो कार्ड है वो हमेशा लोगों के दुख में काम आएगा, तो सुख में काम नहीं आएगा। क्योंकि कोई उसको बीमारी के टाइम या फिर कोई ऐसी परिवार पे विपदा पड़ेगी तभी यूज करेगा, तो आप लोग उसका आयुष्मान कार्ड बना के उसके दुख के साथी बन सकते हैं। तो एक मुहिम चलाई हुई है, बनिए दुख का साथी और बनाइए आयुष्मान कार्ड। जो आयुष्मान फगवाड़ा आपका चला हुआ है, एक तारीख से 15 तारीख के बीच में आप मैक्सिमम उनके आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाइए। आशा वर्कर से कोऑर्डिनेट कीजिए, आशा वर्कर आप मोबिलाइज करके आपके आपके सीएससी सेंटर पे या फिर वो जहाँ पर ज्यादा पेडेंसी है वहां पर आप चले जाइए और उनके आयुष्मान कार्ड बनाइए। अगर स्टेट हरियाणा के बात करें तो आयुष्मान भारत को लॉन्च करने वाला हरियाणा एक पहला ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया। हरियाणा ही एक ऐसा वाला स्टेट है जो 100% गोल्डन कार्ड आधार केवाईसी के द्वारा बनाता है। सिर्फ 2 केसों को छोड़ के, या तो वो एडमिट हो और इमरजेंसी में या आईसीयू में हो जो आधार केवाईसी ना कर पाए, या फिर उसकी उम्र 5 साल से कम न्यू बोर्न बेबी हो, इन्हीं में नॉन आधार कार्ड बनता है, वरना 100% आधार कार्ड बनता है। उसके बाद हरियाणा को क्लेम प्रोसेसिंग में सबसे पहले नंबर पे आता है हरियाणा क्लेम प्रोसेसिंग में, और इसको अवार्ड भी मिला हुआ है सेंटर की तरफ से क्योंकि ये सबसे पहले क्लेम प्रोसेस कर देता है विद इन 1 वीक में। और दूसरा हाई नंबर ऑफ QCI एक्रीडेशन सर्टिफिकेट, क्वालिटी का जो क्राइटेरिया हरियाणा में सबसे ज्यादा ऐसे हॉस्पिटल है जो PMJY के क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, तो इसमें भी हरियाणा सबसे आगे है। थैंक यू सो मच। अभी आयुष्मान भारत आप सभी वैली से मेरी प्रार्थना है कि कोई भी CSC कोई भी आशा वर्कर अब अगर आपकी CSC पर आए और वो कहे कि मेरे एरिया की लिस्ट मेरे को प्रिंट आउट करके दे दीजिए, तो प्लीज उनको 2 या 1 पेज का प्रिंट होता है वो निकाल के दे दीजिए ताकि वो मोबिलाइज करके आपकी दुकान पे
उस बेनिफिशियरी को भेज सके। आप स्पेशल कैंप लगाइए, जहां पर ज्यादा पेडेंसी है वहां पर स्पेशल कैंप लगाइए। और कोई भी ऐसा वीएलई है जहां पर मतलब वो एक्टिव नहीं है, किसी भी गांव का वीएलई एक्टिव नहीं है, तो दूसरे पास के गांव का वीएलई भी जाके वहां पर कार्ड बना सकता है। ये कोई हो नहीं है, ठीक है। अगर किसी का कोई किसी तरह का क्वेश्चन है तो प्लीज 1 बाय 1 वो आप सोहन सर। हाँ जी बोलिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। विक्रम बात कर रहा हूँ सर बापोली से। हाँ जी विक्रम बोलिए। सर एक वो मैंने आपसे बात भी की थी, वो भेजा था, उसका क्या हुआ सर? कौन सा? वो शिव चरण और शिव कुमार वाला था सर, वो पंगा उसका मेरे ख्याल में। शिव चरण और शिव, कब मेल की थी आपने? मेल तो जिस दिन मेल भी की थी मैंने सर, और उसकी फैमिली बन गई।